तो साथियों, नमस्कार और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी सर्किल में। और इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एसएससी सीजीएल 2026 के लिए इंग्लिश पीवाईक्यू को लेकर। सेट 2 है हमारा, यानी कि प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके जो इंग्लिश के क्वेश्चन हैं उनको इसमें सॉल्व कर रहे हैं हम, और ये सॉल्व है। और इसमें हमने जो 2025 में एसएससी सीजीएल का पेपर हुआ था 26 सितंबर 2025 को, सेकेंड और थर्ड शिफ्ट में, उसमें जो प्रश्न थे जिसमें हमने जो पैराग्राफ हैं उनको छोड़ दिया है, उसके बाद जो अन्य हैं इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन के उन प्रश्नों को शामिल किया है। देखिए जो पहला प्रश्न है कि फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, यानी कि आपको खाली स्थान भरना है जो सही तरीके से जिसका स्पेलिंग लिखा है वो डाल के। और यह है कि देयर एक्सप्लेनेशन वाज फिल्ड विथ खालिस्तान मेकिंग इट हार्ड टू डिसर्न द ट्रुथ। मतलब कि जो उनका स्पष्टीकरण था या व्याख्या था ऐसा था कि सच्चाई का पता लगाना मुश्किल हो गया। तो वो क्या था? ऑफस्केशन था, यानी कि OBFUSCATION ऑफस्केशन था। ऑफस्केशन था, यानी कि अस्पष्ट था। तो चूंकि जो उनका स्पष्टीकरण या व्याख्या था वो इतना अस्पष्ट था कि सच्चाई का पता लगाना जो है मुश्किल हो गया। तो सही विकल्प यहाँ पे ए हो जाएगा, ऑफस्केशन। ये सही इसका स्पेलिंग है, ऑफस्केशन, है ना। बाकी जो बी सी और डी हैं ये स्पेलिंग इनके सही नहीं है, तो सही विकल्प यहाँ पे ए हो जाएगा, ऑफस्केशन, है ना। नेक्स्ट दूसरा है कि कंप्लीट द कलेक्शन कोलोकेशन बाय चूजिंग ए सुटेबल वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। यहाँ पे अपने को सही शब्द का चयन करना है कि although the candidate lacked the conventional qualification, she managed to secure the prestigious internship after her mentor discreetly Khalistan within the organization. Call it a day to the point in the long term pulled a few strings. मतलब इसका हिंदी अनुवाद ये है कि हालांकि उम्मीदवार के पास पारंपरिक योग्यताएं तो नहीं थी, लेकिन फिर भी उसने अपने मेंटर के द्वारा संगठन के भीतर कुछ तरीकों से, गुप्त तरीकों से या चतुराई का इस्तेमाल करके प्रतिष्ठित इंटर्नशिप हासिल कर ली। तो यहाँ पे जो शब्द बैठेगा वो होगा पुल्ड ए फ्यू स्ट्रिंग्स। मतलब पुल्ड ए फ्यू स्ट्रिंग्स का मतलब होता है ये एक कुछ तार खींचना। अब तार खींचने से मतलब यह है कि कोई गुप्त जानकारी आपके पास होना, या फिर आपका अंदर कुछ आपका ऐसा प्रभाव है कि किसी व्यक्ति को आप जानते हैं तो वो आपका मदद करे। तो यहाँ पे पुल्ड ए फ्यू स्ट्रिंग हो जाएगा। मतलब अपने व्यक्तिगत प्रभाव या विशेष संपर्कों का उपयोग करके कोई भी किसी चीज को प्राप्त करने में मदद ले उसे हम पुल्ड ए फ्यू स्ट्रिंग्स कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सही विकल्प डी हो जाएगा, पुल्ड ए स्ट्रिंग। और काली टेटे मतलब कि आज का काम, मतलब उस दिन के लिए बंद कर देना। वहीं टू द पॉइंट या मुख्य बात या संक्षेप में बात कर दो। और इन द लॉन्ग टर्म मतलब दीर्घकालीन समय के लिए, तो ये सब होंगे नहीं। सही विकल्प यहाँ पे डी हो जाएगा, पुल्ड ए फ्यू स्ट्रिंग। नेक्स्ट तीसरा प्रश्न है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। आपको एंटोनिम बताना है इसमें क्वेल का, QUELL क्विल। तो क्वेल मतलब होता है कि एक मतलब आमतौर पर बलपूर्वक किसी चीज को, मतलब लड़ाई झगड़ा को शांत कराना होता है क्वेल का मतलब, है ना। तो इसका जो एंटोनिम है वो बताना है। तो सप्रेस, यानी सप्रेस तो दबाना हो जाएगा, तो एंटोनिम नहीं है। वहीं प्रोवोक, तो प्रोवोक यानी उकसाना होता है, तो ये भी वही है, उकसाना। कि आमतौर पर क्वेल का जो अपोजिट है वो प्रोवोक हो जाएगा। कि क्वेल होता है किसी चीज को, यानी झगड़ा जैसे हो रहा है उसको शांत कराना बलपूर्वक, तो इसका सही अपोजिट हो जाएगा प्रोवोक, यानी कि उकसाना। जहाँ क्वेल रोकता है वहीं प्रोवोक उकसाता है। और सबड्यू की बात करें तो सबड्यू मतलब वश में कर लेना, किसी चीज़ को नियंत्रण करना। रिस्ट्रेन मतलब किसी को नियंत्रित करना, आप मतलब किसी भी चीज़ को नियंत्रित कर लेना।
तो यहाँ पे सही विकल्प बी हो जाएगा, प्रोवोक। नेक्स्ट है चौथा प्रश्न कि यहाँ भी अपने को जो मुहावरे हैं उनका मीनिंग बताना है। सिटिंग ऑन द फेंस, मतलब बाढ़ बाढ़ पे बैठना या मेड़ पे बैठना या फैसला ना कर पाना, इसका आपको अर्थ बताना है। सपोर्टिंग द वीकर साइड, या रिमेनिंग अनडिसाइडेड, या टेकिंग इमीडिएट एक्शन, या स्पीकिंग ओपनली। तो सही हो जाएगा यहाँ पे बी, रिमेनिंग अनडिसाइडेड, यानी कि निर्णय न हो जाना, निर्णय न होना या अनिर्णित रहना। ठीक है। सिटिंग ऑन द फेंस का मतलब होता है कि भाई आप मेड़ पर ही बैठे हैं, मतलब मेड़ यानी खेत का जो मेड़ होता है, तो न तो इधर जा रहे हैं ना उधर जा पा रहे हैं, तो मतलब ये है कि मामला अटका हुआ है। तो यहाँ पे सही हो जाएगा बी विकल्प कि रिमेनिंग अनडिसाइडेड, यानी कि निर्णय न हो पाना। अगला 5वां नंबर प्रश्न देखेंगे। प्रश्न 5वां नंबर है कि जो ईडियम है, मुहावरे हैं, इसका सही अर्थ बताना है कि मेक ए क्लीन ब्रेस्ट ऑफ इट। मतलब अपना सीना सीना साफ रखना या दिल साफ रखना, इसका बताना है क्या होगा। इसका मीनिंग टू एडमिट समथिंग ऑनेस्टली, या टू रन अवे क्विकली, या टू चेंज साइड, या टू स्टार्ट अ न्यू जॉब। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा टू एडमिट समथिंग ऑनेस्टली, किसी भी चीज़ को खुलेआम और ईमानदारी से स्वीकार करना, है ना। मेक ए क्लीन ब्रेस्ट ऑफ इट, तो सही विकल्प यहाँ पे ये हो जाएगा टू एडमिट समथिंग ऑनेस्टली, किसी भी बात या गलती को खुलेआम और ईमानदारी से स्वीकार कर लेना या कबूल कर लेना, मेक ए क्लीन ब्रेस्ट ऑफ इट कहा जाता है। छठवां देखेंगे हम। छठवां है, यहाँ पे ईडियम है, इसका मीनिंग बताना है, करेक्ट मीनिंग राइजिंग टू द ओकेशन। राइजिंग टू द ओकेशन यानी कि मौके पर उठना, यानी कि जब मौका मिले तो आपको उठना, यानी कि मौके पर दिखाना कोई चीज़। तो यहाँ पे इसका बताना है सही मीनिंग क्या है। परफॉर्मिंग एक्सेप्शनली अंडर प्रेशर, इवेडिंग फेलर विथ एक्सक्यूज, टेकिंग एडवांटेज ऑफ ए मिस्टेक, ओवर प्रिपेयरिंग फॉर ए सिचुएशन। तो राइजिंग टू द ओकेशन यानी कि मौके पर उठना, सही विकल्प यहाँ पे ये हो जाएगा कि परफॉर्मिंग एक्सेप्शनली अंडर प्रेशर, यानी कि दबाव में भी असाधारण रूप से अच्छा प्रदर्शन करना, को राइजिंग टू द ओकेशन कहा जाता है। ठीक है। अगला 7वां नंबर है कि विच ऑफ दिस द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ कंसेप्ट डिस्क्राइबिंग मोरल इंडिपेंडेंस, यानी कि नैतिक स्वतंत्रता की अवधारणा की सही स्पेलिंग वाला कौन सा शब्द है, इसमें बताना है। अटार्की, अटार्के, अटार्क्सकी, या अटार्चे। तो यहाँ पे ये असल में फ्रांसीसी वर्ड है, सही विकल्प ए हो जाएगा अटार्के, AUTARKY, अटार्के, मतलब आत्मनिर्भरता होता है इसका मतलब। ठीक है। सही विकल्प ए हो गया। और अगला 8वां प्रश्न है, यहाँ भी स्पॉट द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ ए स्काइजो स्काइजो टाइपल, स्काइजो टाइपल पर्सनालिटी एडजेक्टिव। मतलब जो इसका जो टाइपल पर्सनालिटी विशेषण है उसका सही स्पेलिंग बताना है क्या है। असल में जो इसका जो या सॉरी इसकी जो टाइपल जो विशेषण है वो ऐसे व्यक्तित्व या एक ऐसे पैटर्न का वर्णन करता है जिसमें उस व्यक्ति का विलक्षण व्यवहार हो, उसे बताता है, या वो आदमी अजीबोगरीब टाइप से बोलता हो, उसे कहा जाता है इसकी जो टाइपल पर्सनालिटी। तो यहाँ पे इसकी जो टाइपल का सही स्पेलिंग देखेंगे हम। ए है SCHIZOTIPAL, ये गलत है। बी है SCHIZOTYPAL, सही विकल्प बी हो जाएगा इसकी जो टाइपल, यानी कि SCHIZOTYPAL, इसकी जो टाइपल, सही विकल्प बी। ठीक है। और अगला 9वां प्रश्न है, यहाँ पे अपने को वन वर्ड सब्स्टिट्यूट बताना है। ए पर्सन हु इज फाउंड ऑफ लग्जरी एंड इंटेलिजेंस इन सेंसुअल प्लीजर, इसे हम इसके लिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूट क्या होगा। मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो विलासिता, आराम, ऐसो आराम और इंद्रिय सुखों के भोग में पूरी तरह डूबा हुआ हो, उसे हम क्या कहते हैं। स्टोइक,
एस्थेट या एसेटिक या सिबराइट। सही विकल्प यहाँ पे डी हो जाएगा। सिबेराइट कहते हैं, मतलब अमीर अमीर व्यक्ति को सिबराइट कहते हैं। और ये जो वर्ड है ये प्राचीन समय से आया है, एक कोई धनी बस्ती था वहाँ से लिया गया है ये। तो सही विकल्प यहाँ पे डी हो जाएगा, सिबराइट। जबकि स्टोइक की बात करें तो स्टोइक मतलब होता है संयमी, संयम बरतने वाला व्यक्ति। और एस्थेट का मतलब होता है सौंदर्य बोध वाला एस्थेट। वहीं अगर हम एसेटिक की बात करें, एसेटिक तपस्वी को कहते हैं। तो यहाँ पे सही विकल्प जो है वो सिबराइट हो जाएगा, जिसका मतलब अमीर होता है। अगला 10वां नंबर देखेंगे हम। 10वां नंबर प्रश्न है कि इसमें को अपने को वन वर्ड सब्स्टिट्यूट बताना है। ए सब्सटेंट दैट इंक्लूड्स इंसेंसिटिविटी टू पेन, मतलब एक पदार्थ जो दर्द के प्रति असंवेदनशीलता को प्रेरित करता है, मतलब आपको दर्द होने नहीं देता है। कौन सा है बताना है इसमें। सेडेटिव, एनाल्जेसिक या स्टिमुलेटेंट स्टिमुलेंट या ट्रैंक्विलाइजर ट्रैंक्विलाइजर। तो ए सब्सटेंट दैट इंड्यूसेस insensitivity to pain is called एनाल्जेसिक, या बी विकल्प हो जाएगा एनाल्जेसिक। तो एनाल्जेसिक ये ऐसी दवाई होती हैं जो कि मतलब जिनका उपयोग जो है हमें चेतना या होश खोए हुए ही शरीर के दर्द को कम करने के लिए करते हैं। इसका प्रयोग एनाल्जेसिक कहलाते हैं ये। वहीं सेडेटिव ड्रग्स की बात करें तो ये सामक दवाएं होती हैं जो कि तंत्रिका तंत्र को शांत करती हैं और हमें नींद लाने में मदद करती हैं। वहीं अगर हम स्टूमुलेंट दवाई की बात करें तो ये उत्तेजक होती हैं। ये पदार्थ हमारे मस्तिष्क और शरीर की कार्यप्रणाली को बढ़ाने का काम करती हैं। वहीं ट्रैंक्विलाइजर की अगर हम बात करें तो इनका इस्तेमाल जो है मानसिक तनाव या जो चिंता होता है उन्हें कम करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे सही विकल्प जो है वो बी हो जाएगा कि एक सब्सटेंस दैट इंड्यूस इनसेंसिटिविटी टू पेन इज एनाल्जेसिक, मतलब एक ऐसा दवाई मतलब जिनका उपयोग हम करते हैं जिससे हमारा चेतना या होश नहीं खोता है और हमें दर्द से आराम मिल जाता है। अगला 11वां है। 11वां में हमको बताना है कि सिंथेसिस कंटेन्स एन एरर, मतलब इसमें गलती पहचानना है हमें। सेवरल ऑफ द एविडेंसेस प्रेजेंटेड ड्यूरिंग द हियरिंग, मतलब बहुत सारे साक्ष्य। तो एविडेंस ये पहले ही गलत है यहाँ पे, क्योंकि एविडेंस जो होता है ये बहुवचन में या प्लूरल में इसे नहीं लिखा जाता, बल्कि इसे सिंगुलर वचन में ही लिखा जाता है साक्ष्य को। तो एविडेंस की जगह एविडेंसेज लिखा है, यही गलत है। तो सही विकल्प यहाँ पे नंबर 1 हो जाएगा, है ना, क्योंकि प्लूरल इसके प्लूरल फॉर्म का प्रयोग किया गया है। और एविडेंस जो कि अनकाउंटेबल नाउन है, इसमें इसका सिंगुलर वर्ड जो है वो यूज किया जाता है, इसलिए यहाँ पे सही विकल्प 1 हो जाएगा कि ये पहला कथन यहाँ पे गलत है। ठीक है, और तो यही देखना रहता है इसमें। अब आगे अगला देखेंगे 12वां नंबर। 12वां नंबर है कि व्हाट डज द इडियम देयर इज नो जेनिसाइंग द फैक्ट दैट द कंट्री इज इन डिफिकल्ट मीन, मतलब इस मुहावरे का क्या मतलब है। मतलब जेनिसाइंग मतलब दो राय होता है, मतलब कि इसमें दो राय नहीं है, या इसमें या फिर इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि देश जो है चुनौतियों का सामना कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है। विकल्प ए है कि देयर इज नो डिनाइंग दैट द कंट्री इज फेसिंग चैलेंज, द कंट्री इज मेकिंग सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस। तो प्रोग्रेस तो कर नहीं रहा है भाई यहाँ पे। और विकल्प सी है कि द कंट्री इज रिफ्यूजिंग टू एक्नॉलेज इट्स प्रॉब्लम, कि देश जो है समस्या को जानने से इनकार कर रहा है, ये भी नहीं होगा। और विकल्प डी है कि कंट्री इज अवॉइडिंग डिफिकल्ट सिचुएशन, कि जो देश है ये कठिन परिस्थितियों से बच रहा है, ये भी नहीं होगा। सही विकल्प यहाँ पे ए हो जाएगा कि देयर इज नो डिनाइंग दैट द कंट्री इज फेसिंग चैलेंज, मतलब इसमें कोई संदेह नहीं है, यह इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि देश जो है चुनौतियों का सामना कर रहा है। ठीक है, ए विकल्प हो जाएगा यहाँ पे सही। वहीं अगला 13वां देखेंगे। 13वां प्रश्न है कि फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। आपको यहाँ पे स्पेलिंग सही करना है, वो इसमें डालना है। द साइंटिस्ट वाज अवार्डेड फॉर हर वर्क इन खालिस्तान केमिस्ट्री आर्गेनोमेटेलिक। तो आर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री यहाँ पे है, हो जाएगा इसका, है ना, कि जो
मतलब जो वैज्ञानिक हैं, वैज्ञानिक को ऑर्गेनोमेटेलिक रसायन विज्ञान के क्षेत्र में उनके कार्य के लिए सम्मानित किया गया। अब ऑर्गेनोमेटेलिक की अगर हम बात करें तो इसका स्पेलिंग होता है ORGANOMETALLIC, ऑर्गेनोमेटेलिक या कार्ब कार्ब धातु, यानी कार्बन और धातु परमाणु जो होते हैं, मतलब कार्बन और धातु के बीच जो यौगिक बनते हैं उनका अध्ययन इसमें किया जाता है ऑर्गेनोमेटेलिक में। तो यहाँ पे सही विकल्प ए हो जाएगा, ऑर्गेनोमेटेलिक। ठीक है। अगला 14 नंबर कि विच स्पेलिंग इज करेक्ट फॉर वर्ड मीनिंग, डीपली थॉटफुल और मेलॉन्किली इन टोन। मतलब इसका वन वर्ड एक शब्द में क्या मतलब होगा। डीपली थॉटफुल यानी कि गहन विचारशील या स्वर में उदासी, इसे क्या कहा जाता है। पेंसिव, पेंसिव, पेंसिव या पेंसिव। तो PENSIEVE ये गलत है। विकल्प बी है कि PENSIVE, तो ये सही है पेंसिव। विकल्प बी सही हो जाएगा, PENSIVE पेंसिव, जिसका अर्थ होता है कि गहन या गंभीर चिंतन में डूबे रहना, जिसे अक्सर उदासी या मायूसी का भाव झलकता हो, उसे पेंसिव कहा जाता है। सही विकल्प यहाँ पे बी हो जाएगा। अगला 15वां नंबर है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम। तो सिनोनिम है इसका, अपने को सिनोनिम बताना है कॉन्फ्लेग्रेशन। तो कॉन्फ्लेग्रेशन मतलब होता है दबाना, मतलब भीषण आग लगना, भीषण आग लगना। फायर, एक्सप्लोजन, स्टॉर्म, फ्लड। तो यहाँ पे सही विकल्प जो है इसका सिनोनिम हो जाएगा वो ए हो जाएगा, फायर। ठीक है। अगला 16वां नंबर, आपको एंटोनिम बताना है एसोटेरिक का। तो ये जो एसोटेरिक है ये एडजेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। एडजेक्टिव मतलब गूढ़ होता है, यानी कि रहस्यमयी टाइप से। एडजेक्टिव मतलब कि विशेष ज्ञान को बताता है। इसका जो मतलब होता है गूढ़, विशेष ज्ञान को बताता है जो केवल कुछ ही लोगों के लिए होता है, यानी जैसे कोई कुछ कोड वर्ड में लोग बात करते हैं वैसा टाइप का। तो इसको वही लोग समझते हैं जो उस चीज़ को जानते हैं। तो ऐसे चीज़ों को हम इsoteric कहते हैं, एसोटेरिक, और ये विशेषण है। अब इसका हमको एंटोनिम बताना है। तो ऑब्सक्यूर, ऑब्सक्यूर मतलब अस्पष्ट, तो ये भी लगभग इसके समतुल्य ही है। स्ट्रेट फॉरवर्ड, स्ट्रेट फॉरवर्ड मतलब सरल सीधा, बिल्कुल सीधा सीधा एकदम। तो इसका अपोजिट जो है स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाएगा, है ना, एसोटेरिक का स्ट्रेट फॉरवर्ड। क्रिप्टिक यानी रहस्यमय होता है, और एब्स्ट्रैक्ट मतलब अमूर्त होता है। तो ए, सी और डी जो है ये इसके लगभग लगभग सिमिलर है। वहीं जो बी है स्ट्रेट फॉरवर्ड, वो इसका एंटोनिम है। तो एसोटेरिक यानी कि गूढ़ या रहस्यमयी, उसका अपोजिट जो है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड या सरल सीधा साधा होगा। ठीक है। अगला 17 नंबर, 17 नंबर को अपने को ईडियम, यानी कि इसका ईडियम का मीनिंग बताना है। किक्ड अप ए रॉ, मतलब विवाद खड़ा कर देना। इसका सही मीनिंग क्या होगा बताना है। क्रिएट चाओस विथ कैलकुलेटेड लॉजिक या रिएक्टेड एग्रेसिवली इन ए सोशल सेटिंग। विकल्प सी है कि साइलेंटली विदड्रॉ फ्रॉम ए डिस्कशन या अवॉइडेड कॉन्फ्रंट्रेशन ऑल टुगेदर। तो सही विकल्प यहाँ पे बी हो जाएगा, रिएक्टेड एग्रेसिवली इन ए सोशल सेटिंग, या सामाजिक परिवेश में आक्रामक प्रतिक्रिया दिखाना या व्यक्त करना। तो सही विकल्प बी हो जाएगा, किक्ड अप ए रॉ, विवाद खड़ा करना या बखेड़ा करना। इसका सही जो मतलब है वो बी हो जाएगा। ठीक है। और अगला 18वां नंबर, यहाँ अपने को वन वर्ड सब्स्टिट्यूट बताना है। द स्टडी ऑफ कॉइन्स एंड मेडल्स। तो स्टडी ऑफ कॉइन्स एंड मेडल, जिसे कि हम न्यूमिस्मेटिक्स कहते हैं। तो सही विकल्प यहाँ पे बी हो जाएगा। मतलब ये जो सिक्कों और मेडलों का अध्ययन है इसे हम न्यूमिस्मेटिक्स या यूँ कहें कि मुद्रा शास्त्र कहते हैं। सही विकल्प बी हो जाएगा। कार्टोग्राफी जो है ये मानचित्र के अध्ययन को कहा जाता है, मानचित्र का विज्ञान है। वहीं अगर हम एपिग्राफी की बात करें तो एपिग्राफी जो है जो प्राचीन शिलालेख हैं
उनके अध्ययन को कहा जाता है एपिग्राफी। क्रिप्टोग्राफी जो है कोड लिखने या हल करने की जो विज्ञान है उसे कहते हैं। अगला 19वां नंबर देखेंगे हम। 19वां नंबर में भी 1 नंबर सब्जेक्ट बताना है आपको। फियर ऑफ ओपन स्पेस या खुले या खुली जगहों का डर, इसे हम क्या कहते हैं? जेनोफोबिया, क्लास्ट्रोफोबिया या एक्रोफोबिया या अगोराफोबिया। सही विकल्प यहाँ पे डी हो जाएगा कि द फियर ऑफ ओपन स्पेस को हम एगोराफोबिया कहते हैं, या खुले या खुली जगहों के डर को एगोराफोबिया कहते हैं। वहीं जेनोफोबिया की अगर हम बात करें, जेनोफोबिया की, तो जेनोफोबिया मतलब ये अजनबियों या विदेशियों से जो डर लगता है उसे कहा जाता है जेनोफोबिया। वहीं क्लास्ट्रोफोबिया की अगर हम बात करें तो ये बंद या सीमित जगहों से जो लोगों को जो जिनको डर लगता है उनको उसे कहा जाता है। वहीं एक्रोफोबिया की बात करें तो जो ऊंचाई से डर लगता है उसे एक्रोफोबिया कहा जाता है। यहाँ पे फियर ऑफ ओपन स्पेसेस को अगोराफोबिया या एगोराफोबिया कहा जाता है। ठीक है, सही विकल्प डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 20वां अपना कि स्पॉट द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ हीट एनर्जी फिजिक्स। मतलब ऊष्मा और ऊर्जा से संबंधित जो भौतिकी की शाखा है उसे हम क्या कहते हैं, उसका सही स्पेलिंग बताना है। थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं इसे हम। थर्मोडायनेमिक्स, THERMODINAMICS, थर्मोडायनेमिक्स। ये गलत है, विकल्प पहला, विकल्प ए। विकल्प बी की देख लें, THERM, ये भी गलत है। विकल्प सी है THERMODYNAMICS, ये सही है, सही विकल्प सी हो जाएगा, थर्मोडायनेमिक्स। गेट इट। अगला 21वां नंबर प्रश्न। 21वां नंबर है कि यहाँ भी अपने को करेक्ट फ्रेजल वर्ब यानी कि डालना है ऐसे खाली स्थान में। और दिया हुआ है कि आफ्टर मंथ ऑफ नेगोशिएशन, मतलब कि महीनों के बातचीत के बाद, कई महीनों के बातचीत के बाद, द टू साइड्स फाइनली खाली स्थान एन एग्रीमेंट एक्सेप्टेबल टू बोथ पार्टीज, यानी कि कई महीनों की बातचीत के बाद दोनों पक्ष एक ऐसे अनुबंध या समझौते पर सहमत हुए जो दोनों को मंजूर था। अब बताना है कि इसमें क्या, कौन सा वर्ब डलेगा, अराइव्ड टू, अराइव्ड एट, अराइव्ड ऑन या अराइव्ड विथ। तो सही विकल्प यहाँ पे बी हो जाएगा, अराइव्ड एट। अब क्यों होता है? क्योंकि जो अंग्रेजी में अराइव्ड एट है, मतलब इस वाक्यांश का प्रयोग आमतौर पर जब कोई भी निष्कर्ष या निर्णय या समझौता या अनुबंध का जब अंतिम चरण, जब वो फाइनल होता है और उस पर हस्ताक्षर किए जाना होता है, या फिर कुछ ऐसा बात हो जब वो फाइनल हो कोई चीज़, तब जाकर अराइव्ड एट होता है। तो यहाँ पे सही विकल्प ए हो जाएगा, अराइव्ड एट। ठीक है, और सही विकल्प बी। अगला 22वां नंबर है कि फाइंड द पार्ट ऑफ सेंटेंस दैट कंटेंस एन एरर। इसमें बताना है कि एरर कहाँ पे है। स्टार्टिंग है द वर्कशॉप एम्स एट प्रोवाइडिंग एंटरप्रेन्योर्स विथ प्रैक्टिकल एडवाइजेस ऑन स्केलिंग ऑपरेशन इन इमर्जिंग मार्केट्स। मतलब कि जो वर्कशॉप है, वर्कशॉप का उद्देश्य था कि जो उद्यमी हैं उनको उभरते हुए बाजारों में संचालन को बढ़ाने के संबंध में जो व्यवहारिक एडवाइस या सलाह है वो प्रदान करना है। अब पहला वर्ड देखेंगे, द वर्कशॉप एम्स प्रोवाइडिंग एंटरप्रेन्योर्स, ये सही है। सेकेंड है कि विथ प्रैक्टिकल एडवाइसेज, यहाँ पे भी वही समस्या है कि जो एडवाइसेज लिखा हुआ है, तो एडवाइस जो है ये अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन जो होते हैं इसमें इसके प्लूरल फॉर्म यूज या बहुवचन जो रूप हैं वो प्रयोग में नहीं लाए जाते हैं। तो ऐसी दशा में यहाँ पे सही विकल्प बी हो जाएगा कि नंबर 2 जो है वो गलत है। यहाँ पे एडवाइस होना चाहिए, है ना। ठीक, तो सही विकल्प 2 नंबर ये गलत है, एडवाइस नहीं होना चाहिए, एडवाइसेज नहीं होना चाहिए, इसकी जगह एडवाइस होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है 23वां नंबर प्रश्न। सेलेक्ट द सेंटेंस कंटेनिंग द होमोनिम ऑफ द हाईलाइटेड वर्ड। जो हाईलाइटेड वर्ड है इनको होमोनिम या समध्वनि वाले जो शब्द हैं वो बताना है। वर्ड है, जो मेन प्रश्न है कि द करेंट डिबेट इन्वॉल्व्स की इकोनॉमिक इशू, यानी कि मौजूदा बहस में मुख्य आर्थिक मुद्दे शामिल हैं। तो आप सामने समझिएगा बात को कि मौजूदा बहस में, यानी कि करंट समय की बात कर रहा है ये। और
और इसके जो विकल्प दिए हैं चार, पहला है कि द स्विमर फॉट अगेंस्ट द करंट, यानी कि जो अ, तैराक है, तैराक ने जो धारा है, यानी जो जल का बहाव है, जल के धारा के विरुद्ध लड़ा या संघर्ष किया। वहीं बी विकल्प है कि द करेंट ट्रेंड्स फेवर डिसेंट्रलाइजेशन, यानी कि मौजूदा जो रुझान है वो विकेंद्रीकरण के पक्ष में है। और विकल्प सी भी देख लें कि हिज करेंट एड्रेस इज अननोन, यानी उसका वर्तमान पता नहीं मालूम है या अज्ञात है। और वहीं विकल्प डी है कि द मिनिस्टर स्पोक ऑन करेंट पॉलिसी, यानी कि मंत्री ने मौजूदा नीति पर बात की। तो आप यहाँ पे एक चीज़ देखेंगे कि जो बी सी और डी है ये सभी जो है करंट की बात कर रहा है, यानी कि एक एडजेक्टिव के तौर पर काम कर रहा है करंट, यानी कि बी सी और डी में। वहीं अगर हम ए में देखेंगे तो नाउन की तरह काम कर रहा है। और ये जो होमोनिम वर्ड होते हैं, मतलब ऐसे वर्ड होते हैं जिनकी स्पेलिंग और उच्चारण तो एक होता है लेकिन उनका मतलब जो है पूरी तरह से बदल जाता है। तो ऐसी दशा में अब देखेंगे कि जो विकल्प है यहाँ पे, ये अपना क्वेश्चन है कि द करंट डिबेट इन्वॉल्व्स की इकोनॉमिक इशू, यानी कि मौजूदा बहस में मुख्य आर्थिक मुद्दे शामिल हैं। तो मौजूदा बहस में यानी कि जो वर्तमान समय की बात कर रहा है, तो इसमें वर्तमान समय चल रहा है। वहीं विकल्प ए है कि द स्विमर फाउट अगेंस्ट द करंट, यानी कि जो तैराक है उसने धारा के विरुद्ध संघर्ष किया। तो यहाँ पे चीजें क्या है, बदल गई। ये यहाँ पे संज्ञा की तरह काम कर रहा है। जो करंट है ये संज्ञा की तरह काम कर रहा है ना। तो सही विकल्प यहाँ पे ए हो जाएगा। वहीं अगर हम बी देखें कि द करेंट ट्रेंड्स फेवर डिसेंट्रलाइजेशन, यानी कि जो मौजूदा रुझान है वो विकेंद्रीकरण के पक्ष में है, तो ये जो है होमोनिम नहीं है। तो सही विकल्प यहाँ पे ए हो जाएगा। तो यहाँ पे सही विकल्प जो है वो ए हो जाएगा, है ना। अब अगला देखें प्रश्न हम 23वां नंबर। सॉरी 24वां नंबर कि चेंज द फॉलोइंग फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव, यानी कि एक्टिव वॉइस दिया हुआ है, हमको इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। प्रश्न है कि दे हैड सेंट द इनविटेशंस बाय कुरियर। अब यहाँ पे पैसिव वॉइस में बदलना है। तो पैसिव वॉइस में बदलने के लिए क्या है कि जो ऑब्जेक्टिव है, यानी कि जो सब्जेक्ट है उसको हमको ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पे रखना है, यानी कि जो सब्जेक्ट है उसे ऑब्जेक्ट की जगह रखना है, प्लस जो टेंस है उसमें चेंज होंगे और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा। तो दे हैड सेंट द इनविटेशंस बाय कुरियर, मतलब कि द इनविटेशंस, जो ऑब्जेक्टिव है उसे हम पहले लिखेंगे कि द इनविटेशंस हैड बीन, क्योंकि हैड है तो हैड बीन सेंट बाय कुरियर। ठीक है। तो सही विकल्प यहाँ पे सी हो जाएगा कि द इनविटेशंस हैड बीन सेंट बाय कुरियर। ठीक। और नेक्स्ट 25वां प्रश्न, यहाँ भी पैसिव वॉइस दिया हुआ है, इसको हमको एक्टिव वॉइस में चेंज करना है, कन्वर्ट करना है। वर्ड है कि द मशीनरी वॉज नोन टू हैव बीन ऑपरेटेड मैनुअली ड्यूरिंग द टेस्टिंग फेज। एक्टिव वॉइस में बताना है हमें। ठीक है। तो अब क्या करना है, इसमें जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट में चेंज करना है। तो द मशीनरी है वो अब, जो कि यहाँ पे सब ऑब्जेक्ट है, अब इसको सब्जेक्ट में डालना है। तो अब भी ये करना पड़ेगा कि इट इज नॉन दैट द समवन मैनुअली ऑपरेटेड द मशीनरी ड्यूरिंग टेस्टिंग। ठीक है। तो सही विकल्प यहाँ पे डी हो जाएगा। ठीक। अगला 26वां नंबर है कि चेंज द फॉलोइंग फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव, यानी कि हमको यहाँ पे अब
पैसिव वॉइस बनाना है एक्टिव से। दे हैड इंस्ट्रक्टेड अस टू prioritize systematic reforms। इसका हमको पैसिव वॉइस चेंज करना है। तो पैसिव वॉइस में क्या है, जो सब्जेक्ट की जगह हमको ऑब्जेक्ट रखना है, ठीक है। और जो ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट लाना है, और जो वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होगा प्लस हैड है तो हैड बीन हो जाएगा। और जो एजेंट हैं जैसे दे है तो दे देम में परिवर्तित हो जाएगा। तो दे हैड इंस्ट्रक्टेड अस टू प्रायोरिटाइज सिस्टमेटिक रिफॉर्म्स, तो होगा कि वी, अस का वी हो जाएगा कि वी हैड बीन इंस्ट्रक्टेड बाय देम टू प्रायोरिटाइज सिस्टमेटिक रिफॉर्म्स। तो सही विकल्प यहाँ पे डी हो जाएगा, ठीक है ना। और अगला देखें 27वां नंबर भी हमें पैसिव वॉइस दिया हुआ है, इसको हमें एक्टिव वॉइस में चेंज करना है कि द सजेशंस दैट द वोट हैड बीन मैनिपुलेटेड वाज वेहेमेंटली डिनाइड। इसके विकल्प हैं द ही वोट डिनाइड द मैनिपुलेशन ऑफ द सजेशन, समवन डिनाइड मैनिपुलेटिंग द वोट। तो सजेशन किसी के द्वारा दिया जा रहा है तो ये किसके द्वारा दिया जाएगा, समवन। तो यहाँ पे विकल्प बी सही हो जाएगा कि समवन डिनाइड मैनिपुलेटिंग द वोट, है ना। तो सही विकल्प यहाँ पे बी हो जाएगा। अगला 28वां नंबर है, यहाँ पे इसके होमोनिम बताने हैं कि द प्रोफेसर्स डिस्पैच ऑफ द रिबटल वाज स्विफ्ट एंड अनयील्डिंग, यानी कि प्रोफेसर द्वारा जो खंडन भेजा गया था वह त्वरित और दृढ़ था जो तत्काल पहुंचा। अब इसके होमोनिम बताना है। विकल्प ए है कि द वार कॉरेस्पॉन्डेंट फील्ड डिस्पैच फ्रॉम द फ्रंट लाइन्स, यानी कि युद्ध संवाददाता ने मोर्चे से एक रिपोर्ट भेजी। विकल्प बी है कि द डिप्लोमेट्स डिस्पैच वर फर्म बट डिलेड, मतलब जो राजनयिक था उसका रिपोर्ट तो दृढ़ था लेकिन विलंबित था। तो अब यहाँ पे देखेंगे हम जो ए और बी है, इससे फर्क ये है कि जहाँ पे डिस्पैच जो है मतलब किसी चीज़ को भेजने की क्रिया या किसी कार्य की गति के बारे में बता रहा है डिस्पैच। और विकल्प ए की अगर हम बात करें तो विकल्प ए में जो है संवाददाता के द्वारा जो भेजा गया रिपोर्ट है या जो आधिकारिक संदेश है वो एक संज्ञा के रूप में है। तो ये प्रश्न के भेजने से डिफरेंट है। या विकल्प बी में देखेंगे तो जो वो डिप्लोमेटिक जो संदेश भेज रहा है उससे अलग है। विकल्प सी देख रहे हैं तो विकल्प सी जो है कि जो संसाधनों को बाहर भेजने या वितरित करने की क्रिया है उससे अलग है। वहीं विकल्प डी अगर देखेंगे हम कि द एडिटर हेल्ड द डिस्पैच ऑफ ब्यूरोक्रेटिक्स रेड टैप, यानी कि कार्य को मतलब जो एडिटर है या जो संपादक है उसने देखा कि जो नौकरशाही है, नौकरशाही की लाल फीताशाही में कमी हुई, उसकी उसने सराहना की। तो ये चीज़ से अलग है विकल्प ए। तो सही विकल्प यहाँ पे ए हो जाएगा कि द वार कॉरेस्पॉन्डेंट फील्ड द डिस्पैच फ्रॉम द फ्रंट लाइन्स, ठीक है। अगला 29वां प्रश्न है। अपने को यहाँ पे हाईलाइटेड पार्ट हैं उनको रिप्लेस करके वहाँ पे क्या होगा ये बताना है। लिखा है कि ही सजेस्टेड दैट वी शुड टू लिव अर्ली, यानी कि उन्होंने हमें सुझाव दिया कि हमें जल्दी चला जाना चाहिए। तो ये तो सामान्य अर्थ हो गया इसका, लेकिन अगर हम ग्रामेटिकल देखें तो शुड जो है ये मॉडल होते हैं, है ना। तो मॉडल वर्ब है, जैसे कि इसमें शुड हो गया, विल हो गया, वुड हो गया, मस्ट हो गया, शुड हो गया, नहीं शुड नहीं, मतलब मस्ट और वुड के बाद सीधे जो क्रिया होता है जो वर्ब है उसका मूल रूप लगाया जाता है और उसके साथ टू का प्रयोग नहीं होता।
तो यहाँ पे जो सही विकल्प होगा वो कुछ ऐसा होगा कि ही सजेस्टेड दैट वी शुड लीव अर्ली, यानी कि विकल्प ए सही हो जाएगा, शुड लीव अर्ली। ठीक है, तो सही विकल्प ए। अगला तीसरा नंबर, तीसरा में अपने को सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फॉर द डायरेक्ट स्पीच कन्वर्जन ऑफ द सेंटेंस बिलो। इनडायरेक्ट स्पीच में दिया है, इसको हमको डायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है। इनडायरेक्ट में है कि द लेक्चरर आर्ग्यूड दैट गिवन सफिशिएंट एंट्रोपिक आइसोलेशन द रिएक्शन रेट कुड एसिम्पेटिकली अप्रोच जीरो, यानी कि जो लेक्चरर था उन्होंने तर्क दिया कि पर्याप्त एंट्रोपिक आइसोलेशन होने पर जो रिएक्शन है उसकी दर धीरे धीरे शून्य के करीब पहुंच सकती है। तो इसको अपने को डायरेक्ट स्पीच में बदलना है। तो अब यहाँ पे जब डायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे तो जो अर्ग्यूड है ये चेंज हो जाएगा, जो कुड है वो चेंज हो जाएगा, कुड है कैन बन जाएगा, और जो जो रिपोर्टिंग वर्ब है, जो रिपोर्टिंग वर्ब है अर्ग्यूड वो सैड हो जाएगा। वहीं जो कुछ और हैं वो चेंज हो जाएंगे। जैसे अब देखें कि इसमें ऐसा कुछ होगा इसका कि द लेक्चरर सैड गिवन sufficient entropic isolation the reaction rate can asymptotically approach zero। सॉरी, तो जो विकल्प सी है वो यहाँ पे सही हो जाएगा कि द लेक्चरर सेड गिवन सफिशिएंट एंट्रोपिक आइसोलेशन द रिएक्शन रेट कैन एसिम्प्टोटिकली अप्रोच जीरो। और अगला एक तीसरा नंबर प्रश्न है, यहाँ पे डायरेक्ट स्पीच दिया हुआ है, इसका इनडायरेक्ट स्पीच क्या होगा बताना है कि फादर सेड डोंट स्पीक लाउडली। तो जब डायरेक्ट स्पीच से हम इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो जो डोंट होता है उसका नॉट टू में चेंज होगा, और जो वर्ब है जैसे कि सैड है इसमें कि फादर सैड, सैड का टोल्ड या फिर ऑर्डर होगा, तो फादर अपने पुत्र को ऑर्डर देता है, तो फादर सैड डोंट स्पीक लाउडली, तो यहाँ पे हो जाएगा फादर टोल्ड। तो विकल्प ए देख लें कि फादर सैड डोंट स्पीक लाउडली गलत हो जाएगा। विकल्प बी है कि फादर टोल्ड मी नॉट टू स्पीक लाउडली, तो विकल्प बी देखेंगे फादर टोल्ड मी, अब डोंट की जगह नॉट टू हो रहा है स्पीक लाउडली, तो सही विकल्प बी हो जाएगा फादर टोल्ड मी नॉट टू स्पीक लाउडली। ठीक है, और अगला 33वां नंबर प्रश्न है, यहाँ पे अपने को जो हाईलाइटेड वर्ड है इसको सुटेबल देखना है कि सही है गलत। दे डिस्कस्ड द प्रॉब्लम इन डिटेल्स, तो यहाँ भी हम पाएंगे डिटेल्स जो है कि दे डिस्कस द प्रॉब्लम इन डिटेल्स, उन्होंने समस्या पर विस्तार से चर्चा की या बात की। तो डिटेल्स जो है, डिटेल्स गलत है बल्कि डिटेल होगा, क्योंकि डिटेल जो है ये भी अनकाउंटेबल नाउन है और अनकाउंटेबल नाउन के साथ सिंगुलर वर्ड ही यूज किया जाता है, इसका प्लूरल यूज नहीं किया जाता। तो सही विकल्प यहाँ पे बी हो जाएगा कि दे डिस्कस्ड द प्रॉब्लम इन डिटेल। ठीक है, तो सिर्फ डिटेल्स गलत है इसलिए यहाँ पे विकल्प बी हो जाएगा कि दे डिस्कस्ड द प्रॉब्लम इन डिटेल। अगला 34 नंबर की चूज द मोस्ट सुटेबल ऑप्शन टू रिप्लेस द हाईलाइटेड पार्ट ऑफ द सेंटेंस द बुक इज मच बेटर देन द प्रीवियस वन, यानी कि यह पुस्तक जो है पिछली पुस्तक से ज़्यादा बेहतर है। अब बताना है कि इसमें कुछ चेंजिंग होना है कि नहीं, मच बेटर देन या बेटर बेटर फॉर्म या मोर गुड देन या बेटर देन। तो ये जो मच लगाया गया है, हालांकि अगर मच ना लगाते तो भी चलता है, लेकिन मच लगा दिया गया है उसको इम्फेसिस करने के लिए या फिर वाक्य में जोर देने के लिए प्रयुक्त किया गया है। तो यहाँ पे ए भी सही है और डी भी सही है, क्योंकि यहाँ तुलनात्मक इसका अध्ययन की मतलब तुलना किया जा रहा है, और तुलना में जो बेटर है
ये सेकेंड मतलब सेकेंड डिग्री है ना, तो इसलिए मच लगा दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। और अगर, क्योंकि अगर मच बेटर देना ये भी सही है और बेटर देना ये भी सही है, तो ए और डी इसके दोनों सही हैं। ठीक है। नेक्स्ट है अगला 35वां नंबर, कि रीअरेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इन करेक्ट ऑर्डर टू मेक ए लॉजिकल पैसेज। पहला है कि द टीम आइडेंटिफाइड द कोर इश्यूज दैट नीडेड टू बी एड्रेस्ड। सेकेंड है कि सॉल्यूशन वेयर प्रपोज टू रिजॉल्व दीज इश्यूज। और तीसरा नंबर है कि रिपोर्ट वाज कंपाइल्ड टू आउटलाइन द फाइंडिंग्स। और नंबर 4 है कि द टीम इम्प्लीमेंटेड द सॉल्यूशन बेस्ड ऑन प्रायोरिटी। तो यहाँ पे कोर इशू की बात हो रहा है तो कोर इशू नंबर 1 पे आएगा। तो पहला का जो लाइन जो नंबर है कि द टीम आइडेंटिफाइड द कोर इशू दैट नीडेड टू बी एड्रेस्ड, ये सही है नंबर 1 पे। और सेकेंड जो है कि सॉल्यूशन वेयर प्रपोज टू रिजॉल्व दिस इशू, ये भी सत्य है। तीसरा नंबर कि रिपोर्ट वाज कंप्लाइड टू आउटलाइन द फाइंडिंग्स, ये नंबर 3 पे नहीं आएगा। नंबर 3 पे आगे बढ़ते हैं, नंबर 3 पे 4 आ जाएगा कि द टीम इम्प्लीमेंटेड द सॉल्यूशन बेस्ड ऑन प्रायोरिटी। इसके बाद नंबर 3 आएगा कि रिपोर्ट वाज कंप्लाइड टू आउटलाइन द फाइंडिंग्स, यानी कि 1 2 4 3। ठीक है, तो सही विकल्प यहाँ पे बी हो जाएगा। अगला 36वां नंबर, रीअरेंज द फॉलोइंग सेंटेंस टू फ्रॉम ए कोहेरेंट पैराग्राफ, यानी कि पैराग्राफ आपको देख के सही करना है यहाँ पे। पहला लाइन है कि द प्रोसेस involves a specific set of tools and commands that allow for the manipulation and tracking of chains। और इसके बाद नंबर 2 है कि वर्जन कंट्रोल इज ए सिस्टम दैट रिकॉर्ड्स चेंज टू ए फाइल और सेट of files over time so that you can recall specific version later। नंबर 3 है कि दिस इज स्पेशली यूजफुल इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वेयर मल्टीपल प्रोग्रामर्स कैन वर्क ऑन द सेम कोड बेस simultaneously without conflict। नंबर 4 है कि by using version control a project can maintain a complete history of its development allowing for easy rollback and collaboration। तो इसका रीअरेंज आपको करना है। तो इस पे हम देखें तो जो पहला का लाइन है कि द प्रोसेस इन्वॉल्व, ये बीच का है। सेकंड देखें तो सेकंड है कि वर्जन कंट्रोल ये सिस्टम दैट रिकॉर्ड्स चेंज टू ए फाइल, तो नंबर 2 जो है ये पहले आ जाएगा। इसके बाद 2 के बाद अपन 3 देखें, दिस इज स्पेशली यूजफुल, नहीं ये भी नहीं। अपन 2 के बाद 4 देखते हैं कि बाई यूजिंग वर्जन कंट्रोल ए प्रोजेक्ट कैन मेंटेन ए कंप्लीट हिस्ट्री ऑफ इस डेवलपमेंट अलॉन्ग फॉर इजी रोल बैक एंड कोलेब्रेशन। 2 के बाद 4 आएगा। उसके बाद फिर नंबर 1 देखते हैं, द प्रोसेस इन्वॉल्व्स ए स्पेसिफिक सेट ऑफ टूल्स एंड कमांड्स दैट अलाउ फॉर ए मैनिपुलेशन एंड ट्रैकिंग ऑफ चेंज। तो 2 4 1, इसके बाद फिर नंबर 3 आएगा, दिस इज स्पेशली यूजफुल इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वेयर मल्टीपल प्रोग्रामर्स कैन वर्क ऑन द सेम कोड बेस सिमल्टेनियसली विदाउट कॉन्फ्लिक्ट। तो सही विकल्प 2 4 3 1, 2 4 सॉरी 2, सबसे पहले नंबर 2 फिर 4 उसके बाद फिर 1 फिर 3, 2 4 1 3, सही विकल्प यहाँ पे ए हो जाएगा। ठीक है, तो साथियों इस वीडियो में इतना ही, और बाकी सेट 3 हम लेकर आ रहे हैं इंग्लिश के लिए, मतलब एसएससी सीजीएल इंग्लिश पीवाई की को लेकर। बस इसमें इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।